विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार नवाचार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और प्रोफेसर मौजूद रहे। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर पहुंचे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान शासन प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद रहे। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारियों को महीनों में मातृत्व अवकाश का भुगतान न मिलने के मुद्दे पर सवाल पूछा। वहीं जिस पर उन्होंने स्पष्ट कहा, जो भी त्रुटियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाएगा और गलती करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एयरपोर्ट से निकलकर डिप्टी सीएम का काफिला इसौली विधानसभा के अलीगंज बाजार पहुंचा, जहां बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में सब्जी मंडी मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाओं की जानकारी दी। अभी भूले नहीं हैं, उनको अच्छी तरह याद है कि बहू बेटी, इज्जत आबरू, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, सरेआम अपहरण, हत्या, आरजेडी के गठबंधन को बिहार की जनता ने एकदम नकार दिया। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी भैया के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के गुंडई को, अराजकता को, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता के नगर में भी कुछ भी आतंकी हमले पर चिन्हित किए गए हैं। देखिए, जो भी लोग चिन्हित हो रहे हैं उसमें कुछ केंद्रीय एजेंसियां, बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं।
तो वहीं वाराणसी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म जयंती के आयोजित में रन फॉर यूनिटी की जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अखंड भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इतनी अहम रही कि आज हमारे भारत का नक्शा बिल्कुल अलग दिखाई देता है। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। वाराणसी में कैंट विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी एवं जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसे अवसर पर वाराणसी वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो वर्तमान स्वरूप भारत माता का है उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जबकि कांग्रेसी और ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो अलग अस्तित्व अपना बनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, बिहार का ये टेलर है। हरियाणा से शुरू हुई, महाराष्ट्र होते हुई ये जीत बिहार तक पहुंची है। बंगाल जाएंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उनका कहना है कि बिहार में एफआईआर हो गया और कहीं हम नहीं चलने देंगे। बिहार के अलावा और कहीं नहीं चलने देंगे। बिहार में जो एफआईआर का खेल हुआ वो यहाँ नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलेगा। सीसीटीवी से निगरानी करेंगे। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कानून सम्मत तरीके से जो एसआईआर हो रहा है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। वोटर लिस्ट पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो, सही हो, ये हर मतदाता की इच्छा और अपेक्षा यही है। और वो काम हमारे चुनाव आयोग कर रहा है। हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती एक पखवाड़े तक लगभग आप लोग मनाते रहे। उसी दिन शहादत दिवस भी रहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। उसके उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ सरकार की तरफ से, ना ही आप लोग की तरफ से। इंदिरा गांधी जी देश की महान नेता थी, ये सही है। और इंदिरा गांधी जी ने बहुत से काम भी किए, लेकिन देश को जो दिशा और देश की जो प्रगति चाहिए थी वो हमारे मोदी जी ने ही दिया। तो वहीं कासगंज के जिला प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण अपने एक दिवसीय दौरे पर कासगंज पहुंचे। उन्होंने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता यात्रा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जहां प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। प्रभारी मंत्री ने साथ बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। एकता यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री गणेश इंटर कॉलेज में जाकर समाप्त हुई, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कन्नौज और मैनपुरी जैसी सीटें हम जीतते हैं तो विपक्ष को वोटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, लेकिन जब वे हारते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं? जिनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, विपक्ष की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है, विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है। इसलिए जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अब वो इस बात को कहें, जब वो खुद जीतते हैं कन्नौज से तब चोरी नहीं होती बैंक वोट की, जब मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतती हैं तो वोट की डकैती नहीं पड़ती, राहुल गांधी 4 लाख से जीतते हैं तो बैंक की जेब कटी नहीं होती। आज उन्हें जेब कटी और वो दिखाई दे रही है जब जनता ने नकार दिया है।
तो वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार के चुनाव पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के इत्तेहाद की भारी बहुमत के साथ जीत और कांग्रेस और राजद की हार के पीछे एक अहम वजह है जिसको लोगों ने अभी तक नहीं समझा। चुनाव में बरेलवी मुसलमानों के नीतीश कुमार गठबंधन को वोट दिया और बरेलवी मुसलमानों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। वहीं बिहार के 60% बरेलवी मुसलमानों का वोट है। मौलाना ने उत्तर 2027 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले बरेली आए थे, गली गली घूम रहे थे, मगर वो दरगाह आला हजरत हाजिरी देने के लिए नहीं आए। इससे उत्तर प्रदेश के बरेलवी मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई है। उत्तर प्रदेश के 60% सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज करना घातक साबित होगा। नीतीश कुमार की जीत और बीजेपी क़यादत की जीत पर मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और वहां जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और राजद का इत्तेहाद फ्लॉप क्यों हुआ, उसकी खास वजह मैं बता रहा हूं। आज तक किसी भी इस तज्जियाकार ने एनालिसिस नहीं किया। बिहार दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ केंद्र बिंदु बना हुआ था और उसी दरमियान रमजान शरीफ आ गया। रमजान शरीफ में नीतीश कुमार ने रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा। चूंकि नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल का शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे थे और उन दिनों बिहार केंद्र बिंदु बना हुआ था वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार पार्टी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता जो देवबंदी मुस्लिम्स थे, देवबंदी मुस्लिम्स ने बायकाट किया और बरेलवी मुस्लिम्स ने उस प्रोग्राम में जाकर के शिरकत की। फिर नीतीश कुमार को लगा और इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में अब मुसलमानों में दो धड़े बड़े पैमाने पर सामने आ गए हैं। एक बड़ा धड़ा हमारे साथ आ सकता है, दूसरा धड़ा वो खिलाफ जा सकता है और दो लकीरें एकदम बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी। तो वहीं रामपुर से खबर सामने आ रही, जो एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका। आजम खान अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा। आजम खान अब्दुल्ला आजम को भेजा गया जेल, जहां 2 पैन कोड केस में आजम खान दोषी करार पाए गए। कोर्ट ने दोनों पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना। बीते 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे आजम अब्दुल्ला। 9 माह पहले जेल से हुए थे रिहा। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये फैसला विशेष न्यायाधीश शोभित बंसल ने सुनाया। बता दें कि ये मुकदमा 2019 में थाना सिविल लाइंस रामपुर में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। शिकायत के आरोप पर लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने आयकर विभाग से 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए, जिसमें जन्म तिथि अलग अलग अंकित की, जिसे लेकर आपको बताते चले सजा दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका। अब्दुल्ला आजम खान के जो 2 फर्जी पैन कार्ड थे उसका मामला था और ये जो मामला था ये शहर विधायक श्री आकाश सक्सेना की शिकायत पर ये दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे में आज फैसला सुनाया है माननीय न्यायालय ने। इस फैसले में अब्दुल्ला आजम खान के जो 2 फर्जी पैन कार्ड थे जिनका प्रयोग उन्होंने अपने निर्वाचन
जो फॉर्म भरा था 2017 में उसको किया था, और दूसरे वाले पैन कार्ड का प्रयोग इन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन करने में किया है। एक व्यक्ति के पास क्योंकि एक ही पैन कार्ड हो सकता है, इन सब चीजों पे कोर्ट में आर्गुमेंट हुए, गवाहियां हुई, उस आधार पर आज एक जजमेंट सुनाया गया। इस जजमेंट के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई है और अदा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है 10,000। ये मुकदमा 2019 में श्री आकाश सक्सेना जी, जो इस समय नगर विधायक हैं, उनके द्वारा लिखवाया गया था। ये 2 पैन कार्ड से संबंधित मामला है। इसमें मोहम्मद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां द्वारा कूट रचना करके आपस में हमसाज होकर के 2 पैन कार्ड बनवाए गए। एक 2013 का बना हुआ था, जिसमें जन्म तिथि 1/1/1993 थी, और दूसरा उन्होंने 15 में बनवाया, जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया। उसमें जन्म तिथि 30/9/1993 थी, और उसका प्रयोग उन्होंने नामांकन 2017 के विधानसभा के अपने नामांकन में अब्दुल्ला आजम खान द्वारा किया गया था। उसी मामले में आज विशेष न्यायालय MP MLA रामपुर श्री शोभित बंसल जी ने दोनों को दोषी पाया और उसमें इनको सजा सुनाई। फैसला आया है, उसमें 7 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है कोर्ट ने धारा 467 में। बाकी अलग अलग धाराओं में अलग अलग पनिशमेंट दिया गया है। जजमेंट काफ़ी विस्तृत है, अभी हम लोग जाकर देखेंगे। अभी उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि जो आजम खां हैं वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो दोनों को एक जेल में रखा जाए जिससे बेटा उनकी केयर कर सके। अभी उस पर हियरिंग होनी है। उस पर हियरिंग होने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके अनुपालन में ही उनको रखा जाएगा। और अभी हम जो निर्णय है करीब 450-500 पेज का, उसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या आगे कार्रवाई अभियोजन या राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है। ये दोनों को अलग अलग जो टोटल पनिशमेंट है वो 7 ईयर पनिशमेंट मैक्सिमम और 50,000 फाइन। जिसने भी की है आज उनको उसकी की है सजा मिलेगी। न्यायपालिका पर हमें हमेशा से पूरा विश्वास रहा है और आज के फैसले का भी हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। अरे विधायक जी, बराबर आप पे कटाक्ष किए जा रहे थे और ये भी कहा गया कि कोई मेरे मुकाबले चुनाव लड़के दिखाया, मैं जमानत उसकी जब्त कर दूंगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता है, जो किसी दूसरे की जमानत लेने लायक भी नहीं है, जिसको अपने कुकर्मों की वजह से वोट देने का अधिकार तक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बात का कोई जवाब देना भी कोई समस्या है। अगर का ये भी कहना मैं अभी बीमार हूँ, अभी 2 दिन पहले परिवार को कबड्डी भी खेलूंगा, उनका ये भी कहना है कि मैं अभी बीमार हूँ, सही हो गया तो कबड्डी भी खेलूंगा, उसको लेके क्या कहें? देखिए, बुजुर्ग हैं, इस बात का हमें पूरा ख्याल है और किसी चीज की जरूरत अगर उन्हें पड़ेगी तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। विधायक जी, परिवार को आपको धमकी मिली तेजाब सुनाने, क्या था ये मामला, क्या कहेंगे? इस पर भी तो कुछ थोड़ा था। ये सब चीजें सब ऐसे ही हैं। अच्छा। और छोटे लोगों की बातें हैं, सब चीजें जो कहती हैं। राजी, कितने साल की सजा हुई है? 7-7 वर्ष की दोनों को सजा हुई है इसमें। और चूंकि 2019 का ये मामला है, आज 6 साल के बाद इसमें ये निर्णय आया है, तो उस निर्णय का मैं पूरी तरीके से मैं स्वागत करता हूं और पूरी तरीके से। तो वहीं खबर सामने आ रही, जो हाथरस से जुड़े दिल्ली बम विस्फोट के तार मास्टरमाइंड परवेज का हाथरस से कनेक्शन, खुफिया जांच एजेंसियों को मिली बड़ी जानकारी, जहां परवेज के तबलीगी जमानत, आपको बताते चलिए, जमात के साथ ही की थी बैठक, मामले की जांच पड़ताल कर रहा खुफिया तंत्र। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली बम विस्फोट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे परवेज का हाथरस से कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परवेज ने हाथरस में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक की थी। एजेंसियां इस संभावित बैठक की तारीख, जगह और शामिल लोगों की विस्तृत जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि परवेज हाथरस कब आया, किससे मिला और उसकी गतिविधियां क्या थी। पुलिस और खुफिया विभाग उन लोगों की भी तलाश कर रहे हैं जो कथित रूप से परवेज के
संपर्क में थे या उसकी किसी गतिविधि में शामिल थे। वहीं को बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हाथरस के पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि परवेज के संभावित हाथरस आने से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है। वहीं संबंधित मस्जिद से रिकॉर्ड लेकर पूरी छानबीन भी की जाएगी। जांच एजेंसियां परवेज से जुड़ी हर कड़ी खंगालने में जुटी है और मामला अत्यंत गंभीरता से देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले हाथरस से जुड़े दिल्ली विस्फोट के तार, जहां परवेज का हाथरस कनेक्शन उजागर हुआ है और जमात से की थी बैठक, जहां इनपुट पर खुफिया एजेंसियां अब सक्रिय। तो वही खबर वाराणसी से है, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोडिन फास युक्त कप सिरप पीने से आपको बताते चले बच्चों की मौत के बाद पूरे उत्तर भारत में हलचल मची हुई है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में करोड़ों रुपए के नशीले कप सिरप की तस्करी और खिलाफ चल रही बड़ी जांच का दायरा अब वाराणसी तक पहुंच चुका है। तो वहीं आपको बताते चले जांच में सामने आया कि गाजियाबाद रैकेट का मुख्य सूत्रधार वाराणसी और शुभम जायसवाल है, जिसके नेटवर्क के जरिए अवैध दवा सप्लाई का ये बड़ा खेल चल रहा था। वाराणसी के कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट मुक्त कप सिरप के अवैध व्यापार का ये बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ है। पता चला है कि रांची स्थित मेमल्स शैली ट्रेडर्स द्वारा बनारस सहित प्रदेश के थोक दवा विक्रेताओं की कड़ी प्रक्रिया के रूप में आपको बताते चले सिरप सप्लाई की जा रही थी। इनमें से सिर्फ बनारस के 26 थोक विक्रेता शामिल पाए गए। इन्हें बड़ी मात्रा में कप सिरप भेजा गया था। ड्रग इंस्पेक्टर जुबारा लीक ने मामले में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और सभी 26 थोक विक्रेताओं को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में वाराणसी में अभियान लगातार जारी और बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की जांच, गोदामों की छापेमारी और नमूने संग्रह की कार्यवाही चल रही है। ये जो फेंसिडिल कप सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है, जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये जांच चल रही है। बनारस में अब तक के जांच में कितने लोगों के पास ये पाया गया और किस तरीके से कारोबार होता था? कितनी पेटियां को अब तक, कितने शीशियों को ये शुभम जायसवाल जो है वो तस्करी कर चुका है? देखिए, मुख्यालय से जो हमारे पे लिस्ट आई कि झारखंड से यहाँ पे सप्लाई हुई है, बनारस में अन्य जनपदों में हुई है, तो बनारस के हम लोग 26 फर्मों की जांच किए हैं, जिसमें कई लाख मतलब शीशियाँ यहाँ बिक्री होते हुए पाई गई हैं। मौके पे हमें कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्म बंद पाई गई और कुछ जो मिली वहाँ पे स्टॉक नहीं था, लेकिन उन्होंने परचेज करी हैं, लेकिन आगे कहाँ बेची हैं या सप्लाई करी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। ये जो फेंसिडिल कप सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है। थाना कोतवाली में ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुछ कंपनीज हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो प्रथम दृष्टया पाई गई, उसके आधार पर उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में। तो वहीं खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस लाइन परिसर में कई अत्याधुनिक सुविधाओं और केंद्रों का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन आजमगढ़ के परिसर में एसएसपी आजमगढ़ द्वारा नए सिरे से रिक्रूट आरक्षियों के लिए 3 क्लासरूम 60 रिक्रूटों की कैपेसिटी के बनवाए गए, उनका उद्घाटन हुआ है। अलग से रिक्रूटों के लिए और पुलिस लाइन परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर या वामा सारथी संगठन द्वारा आजमगढ़ पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल हैं और जनता के व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया गया। और ये कार्यक्रम डीआईजी रेंज मैम और जो वामा सारथी संगठन आजमगढ़ है उनके निर्देशन पे, डीजीपी मैम महोदय के निर्देश पे ये कार्यक्रम कराया गया।
तो वही खबर बिजनौर से, जहां अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रामगंगा नदी के पुल पर बाइक अनियंत्रित होकर गन्ने के गोले से भरी बुग्गी के पीछे जा टकराई। वहीं भीषण हादसे में जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला घायल हो गई। स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जल अस्पताल बिजनौर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भूतपुरी चौराहा थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में रामगंगा पुल पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति, जिनका नाम अंकित कुमार निवासी मोहड़ा धामपुर व हरिराज सिंह निवासी शाहपुर जमाल थाना अफजलगढ़, एक चारे की बुग्गी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको तत्काल स्थानीय पुलिस ने CSC धामपुर भेजा, जहां पर दौरान उपचार उन दोनों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।